हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोकी 24 पर। साथियों, हम भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी उसमें 21वीं क्लास है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट के बारे में जान रहे हैं, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में, जिसको हमने भारत के संविधान में अमेरिका से लिया है ना। और लास्ट की जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हम आर्टिकल 13 हमने पढ़ा था। आर्टिकल 13 में सिर्फ हमने यही जाना था कि आर्टिकल 13 में लिखा क्या है, लेकिन उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन हम नहीं कर पाए थे, है ना, क्योंकि जो बोर्ड पे आ जाता है सिर्फ उतना ही पढ़ा हमने। उसके अलावा आगे आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट डालती है नेगेटिव, वो विधि शून्य हो जाएंगी या समाप्त हो जाएंगी, है ना। यहीं तक हमने जाना। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं, तो अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और नोट्स बनाएं, लिखें हमारे साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 13 हम पढ़ रहे हैं। अन्य विधियों से फंडामेंटल राइट की क्या करनी है? रक्षा करनी है ना। ये इसमें कहा गया है। देखिए, जब आर्टिकल 13 सिर्फ इतना कहता है, लेकिन इसमें 4 पॉइंट और ऐड किए गए आर्टिकल 13 में। अब वो 4 पॉइंट बहुत गहरी मतलब ऐसा समझ लीजिए गहराई की बात करते हैं। विधि की बात कर रहा है कि ऐसी विधि जो आपके फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट डाले, वो क्या हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 13, है ना। अब कौन सी विधि? क्या ऐसी विधि जो अभी बने? क्या ऐसी विधि जो हमारा संविधान लागू होने के बाद बने, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि संविधान बनने से पहले कोई विधि बन गई हो। जैसे हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने डायरेक्ट अपने संविधान में ली, है ना। तो हर एक विधि, चाहे संविधान बनने से पहले की हो, चाहे संविधान बनने के बाद की हो, अगर कोई भी विधि फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट डालती है तो वो क्या हो जाएगी? वो विधि शून्य हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 13 का एक पॉइंट यही कहता है, संविधान पूर्व की जो विधियां होंगी, कोई भी विधि हो चाहे, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अगर आप वो फंडामेंटल राइट पर क्या डालती है? इफेक्ट डालती है ना। और 13 का दूसरा पॉइंट कहता है कि बाद की विधि, कब की? संविधान के बाद की विधि, यानी कि जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद में अगर कोई विधि बनती है तो वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी, अगर वो फंडामेंटल राइट पर क्या करती है? निगेटिव इफेक्ट डालती है। याद रखें, है ना। दूसरा ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट समझ लीजिए, हम जिस विधि की हम बात कर रहे हैं कि आखिर वो विधि है क्या, है ना। विधि बोलते हैं कानून के लिए, नियम के लिए, है ना। कुछ रूल्स सरकार ऐसे बना दे आपके लिए जो आपके फंडामेंटल राइट का क्या करती है? हनन करती हो। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जनता को दिए जाते हैं, सरकार के विरुद्ध, अपोजिट, है ना। अब सरकार अपनी मनमानी करके कुछ ऐसा रूल ला के खड़ा कर दे आपके लिए जो आपके फंडामेंटल राइट का हनन करती हो, है ना। यानी कि अगर गवर्नमेंट ये कर दे कि आज के बाद वो ऐसा सपोज करो कि वो धार्मिक मुद्दे पर कोई अपना नियम ला देती है कोई, है ना। जैसे वो कह दे कि हाँ भाई, मुस्लिम मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जाएंगे, हिंदू मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाएंगे, ये भी आपका फंडामेंटल राइट का हनन है ना। क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अपने पसंद के धर्म को मान सकते हैं, आपके पसंदीदा धर्म के जो स्थल है, धार्मिक स्थल है, उन पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट कहता है। लेकिन सरकार अगर इस तरह का कोई कानून लेकर आती है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 आपका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनकी रक्षा करता है ना। अब जो विधि है, विधि कैसी हो सकती है? कोई कानून आ जाए, है ना, संसद द्वारा कोई अधिनियम आ जाए, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई अध्यादेश जारी हो जाए, है ना, उस नियम की बात करता है। यानी कि ये आर्टिकल 13 का जो तीसरा पॉइंट है, वो विधि की परिभाषा बताता है कि विधि कौन सी हो सकती है। विधि कोई भी हो सकती है, संसद के द्वारा आ जाए, या राज्यों की विधानसभा के द्वारा आ जाए, या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे, है ना, या राज्यपाल के द्वारा आ जाए, ठीक है। कोई भी अगर जारी कर सकता है विधि, है ना। ये तो ये विधियों में आ जाएंगे, ठीक है। वहीं अब हम तीसरे का चौथा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तीसरा का चौथा पॉइंट जो ये है, ये साथियों 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें ये हुआ था, है ना। इसमें कह दिया है कि 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था, है ना, कि इसमें
कोई भी बात आर्टिकल 13 पर क्या लागू नहीं होगी, है ना। ये 13 है, इसको खत्म है ना। इसमें कहा गया है कि संविधान 24वां जो संविधान संशोधन है उसकी कोई भी बात आर्टिकल 13 पर लागू नहीं होती, है ना। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने समय में कुछ ऐसा काम किया था जिस पर बहुत लोगों ने क्या करा, ऑब्जेक्शन उठाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। वही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था, उससे पहले आर्टिकल 13 का चार्ज जोड़ दिया, जिसमें क्लियरली कह दिया कि संविधान संशोधन जो 24वां संविधान संशोधन हुआ है, इसके माध्यम से ये आर्टिकल 13 का चौथा हमने जोड़ा और इसके माध्यम से जो कोई भी ऐसी बात जो क्या फंडामेंटल 13 पर लागू नहीं होगी, जिसमें क्लियरली बोल दिया गया इस पर लागू नहीं होती। ठीक है, यहां तक ठीक। इसके अलावा आई होप कि आपको आर्टिकल 13 अच्छे से समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आर्टिकल हम 13 में देखिए संविधान से पूर्व विधियों की हम बात कर लेते हैं। संविधान से पूर्व विधियां देखिए जो संविधान से पहले बनी, उसको क्या हुआ था कि संविधान जब ये संविधान संशोधन हुआ था उस समय की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया तो अलग अलग केसेस गए 3 तरह के, और सुप्रीम कोर्ट में आपने अलग अलग निर्णय दिए। 3 तरह के केस हैं। जो संविधान संशोधन जो मतलब संविधान पूर्व की जो विधियां हैं, इससे संबंध में 3 पॉइंट निकल कर आए। पहला आया पृथक्करणीयता का सिद्धांत, दूसरा आता है ग्रहणीय छाया का सिद्धांत, और तीसरा आता है अधित्याग का सिद्धांत, है ना। ये तीनों अलग अलग केस थे। एक तो था रोमेश थापर का जो मद्रास राज्य से था, है ना। मद्रास का पूरा अब नया नाम क्या है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने आपको ये करा दिया है ना कि मद्रास का नया नाम क्या है। ठीक है, और ये जब ग्रहण छाया का जो सिद्धांत आया था ये अंबिका मिल्स वर्सेस गुजरात राज्य से था। ठीक है, और तीसरा था अधित्याग का सिद्धांत, है ना। ये निकल कर आया विश्वेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर जो कमिश्नर थे, उससे केस से निकल कर आया। ठीक है, पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है इसको समझ लीजिए आप। जैसे संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है ना। संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, मान लीजिए कानून ABCDEFGHI, इन पॉइंट में वो कानून बन गया, है ना। कानून बन गया, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ABCDEFGH। ठीक है, यहां तक। अब इनमें से ये अलग अलग कानून है, अगर इनमें से सभी कानून आपके फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं यानी कि नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं तो सभी खत्म हो जाएंगे। कोई 2 इफेक्ट डालते हैं नेगेटिव, वो खत्म हो जाएंगे। यानी कि ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि ये आपके कितने 7 कानून बनाए संसद ने, है ना। इन 7 कानूनों में जो छठा जो कानून था F, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था, ये आपका फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा था। तो ऐसे में अगर ये हनन कर रहा है ना, हनन कर रहा है, तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहता है कि इसको अलग निकाल दीजिए, यानी कि इसको समाप्त कर दीजिए, यानी कि ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा अगर ये हनन इसका कर रहा है। कोई 1 हो, 2 हो, 4 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी समझ सकते हो आप कि कोई ऐसा कानून बना, है ना। जैसे सपोज करो कि इसमें F वाला जो कानून था ये क्या कर रहा था, ये फंडामेंटल राइट पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा था, है ना। और यही कानून इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी पेड़ की जड़ समझ लीजिए, यानी कि इतने जो कानून है 7, इन 7 कानूनों की जड़ भी यही है F। ये रहेगा तो ये रहेंगे, अगर ये नहीं रहेगा तो सारे खत्म हो जाएंगे, जबकि केवल यही गलत है, बाकी जो 6 है वो सही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये गलत है और यही मैन है तो हर हाल में इसको हटना ही होगा। किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे आप, है ना, किसी भी कीमत पर। यानी कि अगर ये मैन भी है तब भी हटेगा और मैन नहीं है तो भी हटेगा अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। इसके साथ में जो 6 लगे हुए हैं ऑटोमेटिक हट जाएंगे, क्योंकि अगर ये मैन है तो, है ना। ये भी आप अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूं, जैसे, है ना, ग्रहण छाया का सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूं, ग्रहण छाया, छाया का मतलब इतना आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये गोला मैंने आपके सामने बना दिया, है ना, ये कोई कानून है, ये क्या है, ये कोई कानून यानी कि फंडामेंटल राइट है ये। इसमें बीच में कुछ ये गुंडी मैंने आपको बता दी एक, और इसकी जो छाया है, सपोज करो ये छाया पड़ी, ये वाली, है ना, ये वाली छाया पड़ी, ये तो ठीक है। अगर ये छाया पड़ने से, यानी कि इस जो छाया पड़ी है और ये छाया निगेटिव इफेक्ट डालती है, ये छाया निगेटिव इफेक्ट डालती है फंडामेंटल राइट पर, तो क्या हो जाएगी, ये
खत्म हो जाएगी। ये कहता है छाया या फिर ग्रहण का सिद्धांत, है ना। वहीं अधित्याग का सिद्धांत की अगर मैं बात करता हूं तो अधित्याग का मतलब है कि अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट को त्याग देना। भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जबकि यूएसए में ऐसा पॉसिबल है कि जो यूएसए का मतलब कोई भी व्यक्ति वो अपनी मर्जी से फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है। कहां? यूएसए में, है ना, स्वेच्छा से फंडामेंटल राइट का त्याग कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल राइट है वो हर हाल में आप पर लागू होंगे, आप उनको त्याग नहीं कर सकते, है ना, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समता का अधिकार समझ लीजिए, आर्टिकल 14 समता का अधिकार। आई होप का आपके 13 समझ आया होगा, क्लियर क्या होगा। देखिए आर्टिकल 13 एक लाइन का है केवल। अगर मैं आपका अब से 5, 6, 7, 8 साल पुराने अगर एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम होते थे कंपटीशन के, अगर उस लेवल में बात करूं तो सिर्फ आर्टिकल 13 एक लाइन का है ना। ऐसी विधियां जो फंडामेंटल राइट का हनन करती हैं उनसे रक्षा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज का जो समय चल रहा है, जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का, उसमें इस तरह से नहीं पूछा जाता, बल्कि इसके बारे में पूरा डीप नॉलेज होना आपको चाहिए, तभी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। अन्यथा आपके लिए फॉर्म आते रहेंगे, आप एग्जाम देते रहोगे और एग्जाम देने के बाद अगली वैकेंसी का इंतजार करते रहोगे, है ना। आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ के, ठीक है। वहीं अब समता का अधिकार की मैं बात करता हूं तो समता का अधिकार को हम दो तरह से डिवाइड करेंगे। एक सामान्य व व्यापक अवधारणा, दूसरी होंगी विशेषीकृत अवधारणा, है ना। देखिए समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 5 इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं समता के अधिकार में, है ना। मौलिक अधिकार का पहला पॉइंट है समता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। और जब 14 से 18 तक है तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सामान्य व व्यापक अवधारणा, दूसरा होगा विशेषीकृत अवधारणा। व्यापक व सामान्य अवधारणा में आर्टिकल 14 आ जाता है। आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या फिर कहते हम विधियों के समान संरक्षण। ये दो पॉइंट आर्टिकल 14 में है जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से? एक हो जाता है विधि के समक्ष समानता, दूसरा हो जाता है विधियों के समान संरक्षण, याद रखेंगे। वहीं विशेषीकृत अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। आर्टिकल 15 कहता है सामाजिक न्याय की बात करता है, सामाजिक न्याय की आर्टिकल 15, है ना। आर्टिकल 16 आपका लोक नियोजन की बात करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में बराबरी की बात करेगा, है ना। वहीं आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत की बात करता है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत की बात करता है ना। आर्टिकल 18 उपाधियों की अंत की बात करता है। ये आपके आर्टिकल 14 से 18 तक हो गए। अब आगे बढ़े, आगे समझिए, है ना इसको, ठीक है। देखिए समता का अधिकार की अगर मैं बात करता हूं तो इसके जो उद्देश्य है, समता के अधिकार का जो उद्देश्य है इसका क्या? वितरणात्मक न्याय, यानी कि जो भी बटे वो एक न्यायपूर्वक बटे, यानी कि कहीं भी किसी प्रकार का अन्याय ना हो, यानी कि वितरणात्मक न्याय होना चाहिए। ये कहता है समता का अधिकार, यानी कि बराबरी का अधिकार, है ना, बराबरी का। अब देखिए इसको हम दो तरह से जानेंगे, एक तो होता है समता और एक होता है समानता, है ना। अब इतना समझिए, हम कहते हैं आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता, है ना। विधि के समक्ष समता या फिर विधि के समक्ष समानता, ये दो तरह के दो शब्द हो गए, है ना। मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ की अगर बात करता हूं तो दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। कैसे? वो भी अब आप आगे समझेंगे, ठीक है। देखिए समता का मतलब होता है वितरणात्मक न्याय, यानी कि भारत में जो लागू है वो है केवल और केवल समता। समानता लागू नहीं है, समता शब्द लागू है आर्टिकल 14 में। समता, विधि के समक्ष समता, ना कि समानता, है ना। समता का मतलब है कि कोई ऐसा समझ लीजिए कि जैसे चलो मैं इसी की बात करता हूं, पुलिस विभाग पर आ जाइए। पुलिस विभाग में ए और बी दो दोस्त हैं। कौन है? दो दोस्त हैं, ए और बी। जो ए है वो पुलिस विभाग में है, जो बी है वो भी पुलिस विभाग में है, दोनों एक ही विभाग में है। लेकिन जो ए है वो सब इंस्पेक्टर है और जो बी है वो कांस्टेबल है ना। है तो एक ही विभाग में, लेकिन बराबरी नहीं है उनमें। क्यों? क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर है और एक क्या है? एक कांस्टेबल है। तो उसमें जो बराबरी होगी, है ना, उसमें जो बराबरी होगी, उस बराबरी के लिए ही समता शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि समानता का जो प्रयोग है, जो समानता जो शब्द कहता है वो कहता है बिल्कुल एक जैसा,
यानी कि पुलिस विभाग में दो दोस्त हैं, ए और बी, दोनों पुलिस विभाग में और दोनों कांस्टेबल के पद पर हैं या दोनों सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं, है ना। ये कहता है समानता शब्द, यानी कि एक के जैसा दूसरा। लेकिन समता शब्द जो होगा, समता शब्द कहेगा कि हैं तो एक जैसे ही लेकिन दोनों में फर्क है ना। जैसे मैं इंसान की बात करता हूं, हम पुरुषों की, व्यक्तियों की बात करता हूं कि हम हैं तो पुरुष, हैं तो हम व्यक्ति, है ना, लेकिन क्या है, अलग अलग डिफरेंट है, अलग अलग कैटेगरी बटी हुई है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना। जैसे उच्च जाति, निम्न जाति। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो उच्च जाति है उनके बराबरी में लाने के लिए निम्न जाति को, यानी कि छोटी जातियों को क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है ना। हाथ पैर बड़ी जातियों के भी है, आंख, हाथ पैर, पूरी बॉडी वही है सेम। ऐसी छोटी जाति है उनके भी पूरी बॉडी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका किसी ना किसी प्रकार से क्या हुआ था, उनको भेदभाव का उनको शिकार हुआ, बहुत सारे, है ना, उन पर बहुत जुल्म ढाए गए। लेकिन उनका जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए आर्टिकल 14 समता की बात करता है, और आर्टिकल 14 के माध्यम से ही हम ऐसा कह सकते हैं कि यही वो कहता है कि आप आरक्षण दीजिए, है ना, यानी कि बराबरी में लाइए। और भारत में संविधान में केवल समता शब्द का ही प्रयोग किया गया है, समानता के बारे में बात नहीं की गई है, समानता के बारे में नहीं बताता। वितरणात्मक न्याय भारत में लागू होता है और आरक्षण के द्वारा बराबरी के लिए भी बात की गई है, इसमें ही समता है ना, वितरणात्मक न्याय में, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब है समरूपता, और समरूपता का मतलब होता है एक जैसा दूसरा, यानी कि जैसा एक वैसा ही दूसरा। ए बी दोनों दोस्त हैं, दोनों पुलिस में है, दोनों एक ही रैंक यानी कि समान रैंक पर है ना, ठीक है। आई होप आपकी समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 14 में आपका ये देखोगे कि समता का जो अधिकार है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी है ना, राइट टू इक्वलिटी है, इसमें हम अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अब वो कैसे, देखिए, सबसे पहले विशेषता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विधि के समक्ष जो समानता है ना, विधि के समक्ष जो समता है उसके बारे में बात करेंगे, और विधियों के समान जो संरक्षण है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब उद्देश्य के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, पुरुष, महिला, है ना, कोई भी हो, बच्चा हो, सभी को ये प्राप्त है। क्या प्राप्त है, समता का जो अधिकार आर्टिकल 14 सभी को प्राप्त है ना। दूसरा कि इसमें विधि का शासन है, क्या, कानून का शासन है इसमें, ठीक है। तीसरा प्राकृतिक न्याय है इसमें, प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल इसमें न्याय मिल रहा है। जैसे सपोज करो, प्राकृतिक न्याय अभी मैंने समता की में बात की थी, है ना, कि इसमें बराबरी के लिए आरक्षण की बात करेगा, लेकिन इसमें प्राकृतिक न्याय भी है। जैसे सपोज करो एक छोटा बच्चा है ना, वो अलग तरह का खाना खाता है और आप अलग तरह का खाना खाते हो, अब उसके लिए तो बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक है, जैसा उसको लग रहा है, जैसा उसको चाहिए वो उसको मिल रहा है, और जैसा आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, ये प्राकृतिक न्याय है ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्राकृतिक न्याय की बात करेगा। साथ ही साथ ये गैर भारतीयों को भी प्राप्त है, भारतीयों को तो है ही है, लेकिन गैर भारतीयों को भी ये प्राप्त है, आर्टिकल 14 समता का अधिकार, ठीक है। अब विधि के समक्ष समता की अगर मैं बात करता हूं, विधि के समक्ष समता, है ना, इसका जो स्रोत है, यानी कि कहां से लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसमें नकारात्मक अवधारणाएं इसमें मिलेंगी, कौन सी, नकारात्मक अवधारणा इसमें मिलेंगी, और इसमें विधि का शासन होगा इसमें, है ना। नकारात्मक अवधारणा कैसे मिलेंगी वो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो विधि का शासन होगा इसमें विधि की सर्वोच्चता होगी और विधि के समक्ष समता भी होगी, यानी कि सबसे ऊपर कौन होगा, विधि होगी सबसे ऊपर, ठीक है, और विधि के समक्ष समता भी इसमें मिलेगी, याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और समझ लीजिए कि विशेष अधिकारों का इसमें अभाव मिलेगा। क्या मिलेगा, विशेष अधिकारों का अभाव, यानी कि हम समता की तो बात कर रहे हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं आर्टिकल 14 में, कि अगर कोई बराबर नहीं है तो उसको बराबर करो, आरक्षण दो, बराबर करो। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद भी है ना, यानी कि जो इसमें विशेष अधिकार है किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके माध्यम से मिल भी रहा है, यानी कि मिल भी रहा है, इसमें कुछ अपवाद है। तो वो कौन कौन से, वो समझ लीजिए। जैसे आर्टिकल 361 कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे, आर्टिकल 361 है ना, राष्ट्रपति व राज्यपाल के कुछ विशेष अधिकार उनको प्राप्त होंगे, ये आर्टिकल 361 कह रहा है। जबकि आर्टिकल 14 विशेष अधिकार के लिए मना करता है, लेकिन इनको फिर भी मिले हुए हैं, है ना। कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। आर्टिकल 361 का एक कहता है कि पद के दौरान कार्यों के प्रति उत्तरदायी या जिम्मेदारी नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, राष्ट्रपति की या फिर राज्यपाल की, है ना।
राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अगर अपने पद पर हैं तो उस दौरान भी उनको अपने कार्य के प्रति कोई जवाबदारी उनकी नहीं होगी। देखिए कितना बड़ा भेदभाव है, जबकि आप सबको होती है लेकिन इनकी नहीं होगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके मैं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो पद के दौरान जो दंडित कार्रवाई है वो इन पर नहीं होगी। अगर ये पद पर है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल दोनों, उस दौरान इन पे कोई भी दंडित कार्रवाई नहीं हो सकती, ये याद रखेंगे। अगर दंडित कार्रवाई इन पर करनी है तो इनको पहले अपने पद से इनको क्या करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, उसके बाद इन पर दंडित कार्रवाई की जाएगी, याद रखेंगे, है ना। वही एक चीज और समझ लीजिए कि जिस समय ये पद पर होंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल, उस समय इनके लिए कोई भी अरेस्ट वारंट जारी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अरेस्ट वारंट इनके लिए जारी नहीं हो सकता जब तक भी पद पर रहेंगे। ये कहता है आर्टिकल 361 का तीसरा पॉइंट है ना। वही चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, केवल सिविल कार्रवाई ही होगी, आपराधिक कार्रवाई इन पर नहीं हो सकती। जिस समय ये अपने पद पर होंगे उस समय इन पर आपराधिक कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती, केवल और केवल सिविल कार्रवाई ही इन पर हो सकती है, याद रखेंगे, है ना। अब एक चीज और समझ लीजिए, इसी में जो विशेष अधिकार की मैं बात करता हूं तो आर्टिकल 105 संसदीय विशेष अधिकार की बात करता है। संसदीय विशेष अधिकार यानी कि जो संसद के सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, है ना। यानी कि उनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते, उनके खिलाफ आप बोले तो ऐसा माना जाएगा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल लो, संसदीय कार्य में बाधा डाल लो, है ना। यानी कि उनके के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए, आर्टिकल 105। वही 194 विधानमंडल के विशेष अधिकार की बात कर रहा है। विधानमंडल यानी कि जो आपके राज्यों में होती है, एमपी एमएलए, है ना, एमएलए या एमएलसी। एमपी तो हो जाएगा आपका कहां, आपका संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां अगर विधानमंडल की बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एमएलए और एमएलसी, ठीक है। अब उनके लिए बात कर रहा है कि उनको भी कार्य में बाधा आप नहीं डाल सकते। उनके कार्य में बाधा डालना यानी कि आप विधानमंडल के विशेष अधिकारों का हनन कर रहे हो, ये भी आपका अपवाद मारे। कौन सा? आर्टिकल 361, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, ये याद रखेंगे, ठीक है। वही उच्चायुक्त, राजदूत या विदेशी जो राजनयिक है ना, जो पॉलिटिक्स से संबंध रखते हैं, उनको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, उनको भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है जो आपको नहीं है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इतना और आगे समझिए कि विधियों के समान संरक्षण की अगर हम बात करते हैं, विधियों के समान संरक्षण, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें सकारात्मक अवधारणा पाई जाएगी। कैसी अवधारणा? सकारात्मक अवधारणा पाई जाएगी, जबकि विधि के समक्ष समता में नकारात्मक अवधारणा पाई गई। कैसी? नकारात्मक अवधारणा पाएगी, जबकि इसमें सकारात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। सभी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समान नहीं होती, इसलिए समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, ये कहता है आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 14, विधि के समान संरक्षण। क्या? विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसमें देखिए सकारात्मक जो अवधारणा है, सभी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समान नहीं होती, इसलिए समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, है ना। जो समान है उनके साथ में समान व्यवहार होगा, जो नहीं है उनको बराबरी में लाया जाएगा, उनको क्या करा जाएगा? उनको आरक्षण दिया जाएगा। ये आर्टिकल 14 था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आर्टिकल 14 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल की वीडियो में हम आर्टिकल 15 से अपना स्टार्ट करेंगे, है ना। आर्टिकल 15 यानी कि सामाजिक न्याय की बात करेगा। आर्टिकल 15-16 जो भी होगा उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथियों नोट्स जरूर बनाते रहें, कॉपी में नोट्स जरूर करते रहें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, देखिए पढ़ाने के लिए, बताने के लिए तो एक एक लाइन में एक एक आर्टिकल समाप्त हो जाएगा, है ना, लेकिन उससे अब कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा उस चीज से। सिलेक्शन लेना है तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता की, समता की बात करता है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है, इतना अगर मैं बता दूं तो ये लूसेंट में लिखा हुआ है ना, और लूसेंट से अब सिलेक्शन नहीं हो रहे, तो आपको डीपली जाना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो 21 क्लासेस हमारी हो चुकी है। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, Noki24 आपका चैनल है ना, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें अपने सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुप्स में इसको जरूर भेजें, है ना। अपना ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें। 2025 सुनहरा मौका है, बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग स्टेट्स में आपको अगले 2 से 3 महीने में देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। तो तैयारी के साथ में आए, पूरा रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि भूले तो समझ लो खत्म, है ना। जो आप लिख रहे हो उसको नोट्स में छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो, जिससे आपका रिवीजन जो 1 घंटे में होना है वो 10 मिनट में हो जाए। इस तरह से आप अपना नोट करके चलें, रिवीजन कंटिन्यू करते रहे, भूलने की गुंजाइश नहीं, है ना। तो चलिए, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।